आप सबको सुमध्यान। और पिछले दिन हम लोगों ने सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ा था। और पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जाबिर हुसैन बिहार के हैं और किस तरह के व्यक्तित्व उनका था, और वो उतने ऊंचे पद पर जाने के बावजूद भी एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे और सामान्य जन से जुड़े रहते थे। वो एक मंत्री पद पे भी रह चुके थे, वो विधानसभा परिषद के सभापति के रूप में भी रह चुके थे, ठीक है ना। लेकिन उन्हें सालिम अली से क्यों इतना लगाव था? क्योंकि सालिम अली भी उन्हीं की भांति सामान्य रूप से रहकर सामान्य जनों से ही नहीं जुड़े रहते थे, साथ ही साथ वो प्रकृति से भी जुड़े रहते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप जितने लोग भी हैं, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए कुछ देर के लिए और शेयर करता हूं मैं। ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों ने सबको सबको दिख रहा है? सब लोग देख पा रहे हैं? अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, मैं समझ गया। रुक जाइए, चलिए मैंने ऑप्शन दे दिया, अब आप कर सकते हैं, बट बेवजह मत करिएगा। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और चैट बॉक्स में ही लिखिएगा। ओके, चैट बॉक्स में आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो चैट बॉक्स में आपने लिखा यस सर। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कल पिछले कक्षा में जो पढ़ाया था उसको एक बार आपको दोहरा देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में नैनीहाल, राजगीर और जिला नालंदा बिहार के वो रहने वाले थे। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों ही भाषाओं का ज्ञान था और तीनों ही भाषाओं पर उनकी मजबूत पकड़ थी। ठीक है, वो एक असाधारण व्यक्ति होते हुए भी साधारण जीवन व्यतीत करते थे, सामान्य जन से जुड़े रहते थे। ठीक है, ये सारी बातें थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए मुंगेर में उन्होंने क्या किया था? विधानसभा परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1955 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन है जो अपने आप को अनम्यूट करके रखे हैं? आप लोग म्यूट कर लीजिए खुद को, ठीक है, ताकि कक्षा आराम से चल सके। और आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप लोग कैमरा ऑन करके आया कीजिए क्लास में, मैं बता देता हूं। ठीक है, और नहीं तो मैं ऐसे बच्चों को फिर अलाउ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप कैमरा ऑन करके आए, भले ही जब पूछा जाए थोड़ी देर के लिए तो आपको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा, ऑल ऑफ यू जितने लोग भी हैं। ठीक है, तो खैर, मुंगेर में विधानसभा सदस्य के निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति रहे, ये मैंने आप लोग को बता दिया था। उनमें सबसे अच्छी और सबसे जो अलग बात थी वो ये थी कि वो राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किए, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और जहां तक पाठ परिचय की बात है, तो पाठ परिचय में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाठ परिचय में ये जो रचना है, खास करके ये बताया गया है कि ठीक सालिम अली की मृत्यु के जस्ट बाद, यानी सालिम अली के मृत्यु के तत्पश्चात जो लिखी गई एक डायरी शैली में एक घटना है, लेकिन उस डायरी शैली में चूंकि पुरानी यादों का भी समावेश है, इसलिए उसे डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, उन्हें जो भी दुख हुआ था उससे वो अवसादों को लेखक ने दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पर उत्पन्न दुख मतलब उससे जो दुख हुआ, और अवसाद का मतलब यहाँ पर अगर मैं कल जो समझाया था उसके आधार पर बताऊं तो वो पूरी तरह से चूर चूर हो चुके थे।
ठीक है ना, उन्हें बहुत धक्का लगा था। सालिम अली को की रवानी और सालिम अली की भाषा जो है, सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। ठीक है, यानी उनकी जो लेखन शैली है वो बिल्कुल अलग है और बहुत ही बेहतर है। ठीक है ना। चलिए, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इस पाठ को। सब लोग देख पा रहे हैं? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं तो आप यस लिख दीजिए। ओके, चलिए ठीक है, सबको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले संस्कृति दिख रही है, तो चलिए संस्कृति से ही शुरू करते हैं। संस्कृति, आप अनम्यूट, अच्छा आपको अनम्यूट मैं ऑप्शन दूंगा, चलिए हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। ओके, तो आप एक एक पंक्ति करके पढ़िएगा। ठीक है, आप यहां से लेकर, आपको कर्सर दिख रहा होगा, सुनहरे से लेकर आप यहां तक पढ़िए। उसके बाद जब आप पढ़ लीजिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करिए, चलिए शुरू करिए। अच्छा, आपने म्यूट कर लिया, चलिए फिर से अनम्यूट करिए। यस सर। बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, कोशिश कीजिए शांत जगह पे रहिए। चलिए पढ़ना शुरू करिए, पढ़िए। सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश लगता है आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कि मैं कहाँ संभव। ओके, रीति, रीति आप अनम्यूट हो जाइए। रीति, रीति सिंह, रीति, रीति आप मेरी आवाज सुन पा रही है तो अनम्यूट हो जाइए। ओके, क्या हो गया, नहीं हो रहा है सर। ओके, लेकिन मैंने तो आपको ऑप्शन दिया है, चलिए फिर से देता हूं मैं ऑप्शन, देखिए तो होता है कि नहीं। अब देखिए, अब हो रहा है। यस सर। चलिए अब आप पढ़िए। सुनहरे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़-भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? रुक जाइए, रुक जाइए, चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब एक एक करके पंक्ति को मैं समझाता हूं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, देखिए, चूंकि सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे और पक्षी विज्ञानी के साथ साथ उन्हें पक्षियों से काफी लगाव था और वो पक्षियों के साथ ही ज्यादा वक्त बिताते थे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि मानो कि पक्षी के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम मतलब झुंड, ढेर सारी यादें। ठीक है, मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। मौत की खामोश वादी मतलब मौत ऐसी वादी होती है, मौत एक ऐसा स्थान होता है जहां पर उसके बाद कोई आवाज नहीं, एकदम शांत हो जाता है, उसके बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कोई व्यक्ति मर रहा हो, क्या आप उसे रोक सकते हैं कि मत मरो, रुक जाओ, ऐसा कर सकते हैं हम? हाँ, रुकिए, मैं एक मिनट, आप लोग रुकिए, मैं अलाउ कर ही देता हूँ, बट चलिए मैंने अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ठीक है, तो अब बताइए, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति मर रहा हो और हम उसे ये कहें
कि ना भाई मत मारो? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना? नो सर। अब बोलने के बाद म्यूट हो जाइएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई रोक टोक सके? कहाँ संभव है? इस हुजूम में, हुजूम मतलब समझ रहे हैं, झुंड, ठीक है ना? यहाँ पर जो सपनों का जो एक झुंड है, यानी सपन, जितनी भी यादें हैं, एक याद नहीं है, ढेर सारी यादें जो जुड़ी हुई है सालिम अली से। तो इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। यानी अब जब उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात जो इन्हें दुख हुआ, जो कष्ट हुआ, और जो ये पूरी तरह से टूट गए, तो जैसे ही कोई व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना घटती है ना, तो हमारी जो सारी चेतनाएं हैं वो उनके प्रति क्या हो जाती हैं? आकर्षित होने लगती हैं। और हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सब चीजों में सबसे आगे वो व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो जितनी भी यादें थी, उन यादों में सबसे आगे कौन था? उनकी यादों में कौन था बताइए? उनकी यादों में सबसे आगे कौन था? सलीम अली। सालिम अली। सालिम सालिम अली, ओके। अब है, बिल्कुल सही। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, यानी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। जब कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो क्या करता है? वो ढेर सारा सामान लेकर जाता है, ट्रेकिंग पे जाए या और कहीं जाए, है ना? तो यहाँ पर भी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, जिस तरह से घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने जाते हैं, सैलानी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने कंधों पर बोझ उठाए घूमने चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सालिम अली भी अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। ऐसा यहाँ पे सफर कौन सा है? क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो बिल्कुल अलग सफर में निकल चुके हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे सफर में उन्होंने अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं, ठीक है ना? लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, क्योंकि बाकी के जो सफर है, जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं घूमने जाता है तो क्या करता है? 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता, महीने भर घूमता है, उसके बाद लौट आता है। लेकिन यहाँ पर सालिम अली जिस सफर पे निकले हैं, उस सफर से लौट कर आना असंभव है, ठीक है? वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न क्यों है? अब आप समझ गए। क्योंकि यह एक ऐसा सफर है, दुनिया में जितने भी सफर किए जाते हैं, वो सारे सफर का क्या होता है? सफर करने के बाद इंसान लौट आता है, परंतु यहाँ पर सालिम अली जिस सफर पे निकले हुए हैं, वहां पे लौटना असंभव है, ठीक है? भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब इसका मतलब समझिए, जिंदगी है तो परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, ठीक है ना? तो इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में सबको तनाव है, सबको चिंता होती है। माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, घर के राशन की चिंता होती है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के भविष्य की भी चिंता होती है। ठीक उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति को किस बात की चिंता होती है? किसी बच्चे को बात की चिंता होती है कि वो किस तरह से अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे अंक प्राप्त करे, जीवन में सफल हो, एक अच्छा व्यक्ति बन सके, ठीक है ना? तो हर एक को कोई ना कोई चिंता होती है। आप जिसका भी नाम ले, किसी भी व्यक्ति का नाम ले, वो किसी भी पद पे हो या कुछ भी कर रहा हो, उसे चिंता होती है। एक गरीब से गरीब जो भीख मांगने वाला है, उसे भी चिंता होती है कि पता नहीं कब मुझे 2 पैसे मिलेंगे। एक मंदिर में पुजारी लोग इंतजार करते हैं कि कब कोई पूजा करने और वो दक्षिणा चढ़ाए तो मुझे कुछ प्राप्त हो। आई बात समझ में? तो हर एक की कुछ ना कुछ चिंता होती है, ओके? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। परंतु इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से वो अब जा चुके हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। अब वो हमें तो पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, परंतु उनकी मौत हो चुकी है, कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है? अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यानी अब तो उस वन पक्षी की तरह, कौन से वन पक्षी की तरह? प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, ऐसा पक्षी जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद, यानी जिस प्रकार एक पक्षी होती है वो जो गीत गाती है और मौत के जस्ट पहले जो वो गीत गाएगी तो वो आखिरी गीत होगा ना, ठीक उसी प्रकार इनकी जो भी घटनाएं थी, जो भी क्रियाकलाप थे, वो अंतिम थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस दुनिया को छोड़ दिया और मौत की गोद में जा बसे, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। कोई अपने जिस्म की हरारत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहां से प्रश्न बनते हैं और ये वाली पंक्ति पूछा भी जाता है कि इसका अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, कुछ देर के लिए ही सही, बट वीडियो जरूर ऑन करिए, अदरवाइज, ठीक है ना? आप लोग अपने वीडियो को ऑन रखिए।
कुछ देर के लिए ऑन करिए, फिर बंद कर दीजिए, अलग बात है, लेकिन ऑन कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये वाली पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई, जैसे देखिए एक बात बताइए, मैं आपको जरा समझाना चाहूंगा इस बात को, आप जब तक समझिएगा नहीं उदाहरण के तौर पर, तब तक ये आपको पंक्ति समझ में नहीं आएगी। आपको पता है जब किसी को ठंड लग जाती है तो क्या किया जाता है? आप देखिएगा, अगर घर में किसी को ठंड लग गई तो जल्दी जल्दी उसे तेल मालिश की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद उसे गरम गरम माने कुछ वस्तु खिलाया जाता है, माने कोई भी खाद्य वस्तु, ठीक है ना, वो खिलाया जाता है। उसके बाद उसे ढेर सारी रजाइयां ओढ़ा दी जाती हैं। बोरसी होता है ना, बोरसी तो समझते ही होंगे, लकड़ी का या किसी कोयले का आग जलाकर और उसको बुझाकर उसकी जो आग, उसको जो लौ होती है, उसकी जो गर्मी होती है, वो गर्मी मिलती है, तब जाकर वो थोड़ा ठीक होता है। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो अपने भाई बहन माता पिता या किसी को हम पकड़ कर सो जाते हैं, तो भी हमारी जो ठंड है वो दूर हो जाती है। यानी कि अगर किसी को ठंडा लग गया हो तो वो दूर करने का एक उपाय है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई अपने जिस्म की हरारत, लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यहाँ जो सालिम अली है उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति चाहे अपने जिस्म की हरारत, जिस्म मतलब शरीर होता है और हरारत मतलब गर्मी, यानी शरीर की गर्मी भी दे दे, ठीक है ना, और दिल की धड़कन देकर, यानी जो हम कहते हैं ना हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी अब तो सालिम अली की मृत्यु हो गई है, अब कोई उसे गर्मी भी दे दे या अपना दिल निकाल कर दे दे और वहां लगा दे, तो भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी यहाँ पर किसको कहा गया है? बोलिए तो जरा, वह पक्षी किसको कहा गया है? सालिम अली को। सालिम अली। बिल्कुल सही। यानी सालिम अली अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? वो नहीं गा सकते। यानी अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं और वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। तो पहले तो उन्हें दुख होता है, लेकिन आगे की पंक्ति में पता है वो क्या कहते हैं? अब हम देखते हैं कौन पढ़ेगा। चलिए विनायक, विनायक अपन में रुक, हाँ विनायक पढ़िए। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों का वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? ओके, रुक जाइए। एक बात बताइए, ये समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जरा मुझे बताइएगा। यहाँ पर मुझे कौन दिख रहा है? चलिए विनायक दिख रहे हैं, सबसे पहले विनायक ही दिख रहे हैं, तो मैं विनायक के बारे में कहूंगा। विनायक, आपको उत्तर नहीं देना है, बाकी लोग जितने हैं वो लोग उत्तर देंगे। विनायक को अगर मैं जानना चाहूं करीब से कि वो कैसा व्यक्ति है, अच्छा है बुरा है या जो भी है, उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूं और उनके चारित्रिक विशेषताओं को परखना चाहूं, तो मुझे अगर विनायक के बारे में अत्यधिक जानकारी चाहिए या ये जानकारी चाहिए कि वो कैसे व्यक्ति हैं, तो मुझे विनायक को विनायक की नजर से देखनी होगी या फिर मुझे अपनी नजर से उसे देखनी होगी? बताइए, कितने लोग कहते हैं कि विनायक को मेरी नजर से अगर देखेंगे तो मैं उसे ज्यादा समझ पाऊंगा? बताइए कितने लोग हैं, बताइए, बोलिए, उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है कि अगर विनायक को मैं अपनी नजर से देखूं तो क्या मैं उसे ज्यादा समझ पाऊंगा उसको उसकी नजर से? ये संकेत का कहना है। और कोई कहिए? पीयूष कह रहे हैं नो सर, संकेत कह रहे हैं उसको उसकी नजर से। और बाकी लोग कहिए। सौरभ कह रहे हैं सर अपने नजर से देखिएगा, मतलब मैं अगर अपनी नजर से देखूंगा तो ज्यादा समझ पाऊंगा। ओके, और कोई कहिए। पीयूष का कहना है विनायक के नजर से, वेरी गुड। और बाकी लोगों का क्या कहना है कि अगर मुझे विनायक को, अच्छा यस सर उसको उसकी नजर से, अच्छा ठीक है। साहिल का कहना है उसको उसकी नजर से देखनी होगी। पल्लवी को कहना है, पल्लवी का कहना है उसको उसकी नजर से देखना होगा, ठीक है। और बाकी लोग भी उत्तर दीजिए भाई कि अगर मुझे विनायक को ज्यादा समझना है तो विनायक को उसकी नजर से, सृष्टि का कहना है। और कितने लोग हैं जो कह रहे हैं विनायक के नजर से? एक मिनट, ये किन्होंने लिखा है? फटाफट बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं जरा पढ़ लूं, क्योंकि अगर आप खुद से देखिएगा तब ना पता चलेगा कि वो कितना सही और कितना गलत है। इस सौरभ का कहना है, यानी मुझे अपनी नजर से देखनी होगी। अच्छा,
आस्था का कहना है सर विनायक की नजर से। वेरी गुड, आस्था का कहना है विनायक की नजर से। तो हम आगे देखते हैं, उसकी नजर से। संस्कृति का भी कहना है उसकी नजर से। दीपा का कहना है विनायक की नजर से। देखिए ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि विनायक को विनायक की नजर से अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो ही मैं विनायक को समझ सकता हूं। और जितने लोग ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सौरभ, क्या आपका क्या कहना? आप एक काम करिए, आप अनम्यूट हो जाइए और आप बताइए मुझे कि मुझे क्यों मेरी नजर से अगर मैं उनको देखूंगा तो ज्यादा समझ पाऊंगा। सौरभ रुके, आप अनम्यूट हो सर सकते हैं। सर अगर आप हम्म, सर अगर अपने नजर से देखिएगा तो पता चल पाएगा ना सर कि विनायक का क्या सही है क्या गलत है सर, उसके बारे में अपने अनुभव से पता चलेगा ना सर। ऐसे अगर विनायक की नजर से देखिएगा तो सर, तो विनायक जो कर रहा है सर उसके लिए तो वो सही है ना सर, तभी वो एग्जैक्टली, काम को कर रहा है सर। बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे हैं आप। विनायक जो कर रहे हैं वो अपनी नजर में सही है, चाहे वो जो भी कर रहे हैं। और अगर मुझे अपनी नजर से यस देखना सर। होगा तब पता चलेगा। तो लेकिन मुझे तो ये नहीं जानना है ना कि वो सही है या गलत है, मुझे ये जानना है कि विनायक कैसे हैं। बस ये जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? विनायक को विनायक की नजर से देखना होगा या फिर मुझे अपनी नजर से उसे देखना होगा? बताइए। सर तो अगर आप विनायक की नजर से देखिएगा सर तो उसके लिए तो विनायक तो सर सही ही है ना सर। आप अपने नजर से देखिएगा सर तब ना पता चलेगा सर कि वो कैसा है सर। आपका ये तो व्यू सर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रहे हैं, बट मेरे प्रश्न को समझिए। मुझे विनायक की सही और यस सर। गलत को नहीं पहचानना है, मुझे ये जानना है कि विनायक कैसे हैं। विनायक को मुझे जानना है। अब वो सही हो या गलत हो, इट्स अनदर थिंग। तो आपको क्या लगता है? यस सर। तो उसके लिए मुझे उनकी नजर से, अब जैसे देखिए मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पर मैंने इतनी बातें क्यों रखी? देखिए संस्कृति भी कह रही है उनकी नजर से। अब देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हम किसी को जानना है तो हमें उसको उसकी नजर से ही देखनी पड़ेगी। यानी कि बाकी लोगों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और सौरभ अपनी जगह पे सही है। लेकिन सौरभ, आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये है कि मुझे विनायक को जानना है, उसकी सही या गलत, उचित अनुचित व्यवहारों को नहीं जानना। वो जैसे भी हो, बस मुझे उन्हें बेहतर जानना है। तो आपने सही कहा, आपके ही उत्तर में आपका जवाब छिपा हुआ है। आपने कहा कि सर विनायक ही तो विनायक को ज्यादा पहचानता है, समझता है। अच्छा, यहाँ कौन है जो अनम्यूट है? बाबू आप जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अगर म्यूट करके रखेंगे तो हमें किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, हम लोग आराम से इंटरेक्ट कर पाएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों को अलाउ कर दिया हूँ। तो ध्यान से समझिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, एक पक्षी, यस सर। एक पक्षी है। अब मान लीजिए पक्षी को अगर मैं पक्षी की नजर से देखूंगा तो मैं उसे ज्यादा जान पाऊंगा, या मैं एक उसे आदमी यानी अपनी नजर से देखूंगा तो जान पाऊंगा? बोलिए तो क्या? सर पक्षी को अच्छे से जानने के लिए सर तो पक्षी की नजर से देखना पड़ेगा सर, एग्जैक्टली, क्योंकि सर उसके एग्जैक्टली, कैरेक्टर के बारे में हम लोग को नहीं पता है सर। एकदम सही कहा आपने। मैं यही सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको एक और उदाहरण दिया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें उसको उसकी नजर से ही देखनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करेंगे? अब जरा मैंने यस सर। इतना इतना क्यों कहा, जरा आप यहाँ देखिएगा। देखिए, अगर यस आप सर। यहाँ देखें तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है कि सालिम अली ने कहा था, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब यहाँ पे इस सोए हुए पक्षी कौन है, कोई बताएगा मुझे? सालिम अली। सालिम अली। बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। सालिम अली। सालिम अली। और बॉयज, बॉयज नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सालिम अली। सालिम अली। हाँ बिल्कुल सही, सालिम अली जो थे। सालिम अली। हाँ सालिम अली। तो सालिम अली है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक अचानक से? देखिए यहाँ पे किसका जवाब आया? अमन का। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। पहले तो वो दुखी हो गए, फिर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है उन्हें पता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने जिस समाज की परिकल्पना की थी, जिस देश के भविष्य के बारे में जो उन्होंने सोचा था, उन्होंने जो समझ और सोच रखी थी
एक परिकल्पना किया था उन्होंने भारत के विषय में कि एक भारत जो है हमारा विश्व गुरु बनेगा, हमारे भारत देश में एक आदर्श समाज की व्यवस्था होगी, सब लोग खुश रहेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां नारियों का सम्मान होगा, नारी जो है वहां आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, उन्हें बिना किसी परेशानी के वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा था। और यही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने यह भी सोचा था कि प्रकृति को किस तरह से बचाया जाए। आज बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई और हमारे साथ हो रही है, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि प्रकृति को प्रकृति से नजर से देखें, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखें। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा था, आज के समाज में वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहते। वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि वो ऐसे देश की कल्पना नहीं किए थे और जो परिस्थितियां आज हैं वो ऐसी परिस्थिति को देखना नहीं चाहते, इसलिए वो चले गए हैं। तो अच्छी बात, अच्छा हुआ। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर पक्षियों को आदमी की नजर से देखा जाए तो क्या परेशानी होगी, और पक्षियों को पक्षियों की नजर से देखा जाए तो क्या होगा? बताइए, बताइएगा, बोलिए। आप लोगों ने, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर पक्षियों को पक्षी की नजर से देखा जाए तो क्या होगा, और अगर पक्षियों को आदमी की नजर से यानी इंसानों की नजर से देखा जाए तो क्या होगा? बोलिए तो। अच्छा, सोचिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक क्लू देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षी होते हैं, तो जितने भी पक्षी होते हैं, कभी कोई पक्षी किसी पक्षी को बंदी बनाकर रखना चाहता है? कोई भी पक्षी पक्षी को चाहेगा कि उसे बंदी बना के रखा जाए? नो सर। बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर बंदी बनाया जाए तो अन्य पक्षियों को कैसा लगेगा, अगर मुझे भी बंदी बनाया जाए तो कैसा लगेगा। इसीलिए अगर मैं पक्षी को पक्षी की नजर से देखूं तो कभी भी उसे यह मैं नहीं सोचूंगा कि एक पिंजरे में बंद करके साइड में रख दूं और उस खूबसूरती को एक वस्तु की तरह सजाकर सामने रख, ऐसा आदमी की नजर हुआ। लेकिन अगर पक्षी की नजर से देखूंगा तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही खुश रहे, खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत रहे और आराम से स्वतंत्र। आप लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, याद है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, याद है? आप लोगों ने इस कविता को पढ़ा था, याद है ये कविता? यस सर, अगर यस आप, सर, याद है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जवाब दे रहे हैं यस सर। तो उसमें देखिए वो जो पंक्तियां थी क्या थी, जरा सा सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से, है ना। यानी वो क्या कह रही है, वो चाह रही है कि आप जिस तरह से स्वतंत्र रहते हैं, आप मानव जाति जिस तरह से स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी यही पसंद करती हूँ। वो पक्षी का कहना है कि मैं भी यही पसंद करती हूँ कि मैं भी क्या रहूं, स्वतंत्र रहूं, मुझे भी बंधन में न रखा जाए, ठीक है ना। अब अगर मैं एक पंक्ति याद करूं तो उस पंक्ति में था, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ठीक है ना, नील गगन की सीमा पाने, या तो पंख, क्या था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, ये जो पंक्ति थी। यानी इसमें क्या बताया गया है कि वो हर तरह से स्वतंत्र रहना पसंद करती है, जिस प्रकार से प्रत्येक जीव ही नहीं, मनुष्य भी, सब लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से आप समझिएगा, मैंने इतनी बातें क्यों कही, जरा उसके पीछे कोई उद्देश्य है। तो मुझे नहीं लगता कोई सोते हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। क्यों नहीं जगाना चाहेगा? क्योंकि आज का मानव अभी भी प्रकृति को प्रकृति की नजर से न देखकर प्रकृति को इंसानों की नजर से देखता है। क्लियर है? अब जरा मैं उसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। अगर मान लीजिए आपको अचानक से किसी व्यक्ति को फूल दिखता है तो वो क्या करता है? सुंदर फूल देखता है तो तुरंत क्या सोचता है कि तोड़ ले। लेकिन कोई फूल क्या फूल को देखकर उसको तोड़ना चाहता है क्या? बताइए तो जरा मुझे। अगर किसी पुष्प को दूसरा पुष्प दिखाई दे, नहीं ना तोड़ना चाहेगा, नहीं तोड़ना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना होगा, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है आगे पंक्ति में कि यह उनकी भूल है
कि पक्षियों को आदमी की नजर से देखा जाए। पक्षी को कभी आदमी की नजर से देखा नहीं जा सकता। अगर वैसा देखा जाएगा तो फिर पक्षी को बंधन में रहना पड़ेगा। अगर हम पक्षी को पक्षी की नजर से देखें, अगर मैं इसको व्यापक रूप में बोलूं, तो अगर प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखें तो कभी भी हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और प्रकृति में सब लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना चाहिए, न कि आदमी की नजर से। तो यह उनकी भूल है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसकी आदमी की नजर से देखा जाए। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। अक्सर क्या है, लोग ये देखते हैं कि बहुत खूबसूरत है झील, ये वो, फूल पौधे पेड़, तो उसमें से जो खूबसूरत होता है उसको क्या करते हैं, तोड़ने का और छूने का मन करता है। लेकिन ऐसा क्या, बाकी के अगर मान लीजिए फूल की बात करो तो दूसरा फूल वैसा करना नहीं चाहेगा, कोई दूसरा पेड़ ये नहीं चाहेगा। बात समझ में आई। इसलिए अगर हम प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखें तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? यानी यहाँ सालिम अली की ओर इशारा किया गया कि सालिम अली जो थे वो पक्षियों की आवाज सुनकर ही उनको मधुर संगीत का अनुभव होने लगता था, और उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक मधुर संगीत सुन रहे हैं और वो रोमांचित हो जाते थे, ठीक है ना। यानी उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता था, बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाते थे, प्रफुल्लित हो उठते थे और उससे महसूस करते थे, और वो जो रोमांच है वो उनके अंदर महसूस करने लगते थे वो अपने अंदर। समझ में आया? सबको समझ में आया ये वाली पंक्ति, ये पूरा दोनों पैराग्राफ? बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया बाबू? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड, देखना चाहता हूं मैं। अच्छा, वाह, वेरी गुड। और ये लास्ट में, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम। और यही जो एहसास करते हैं लेखक, और उसकी उबड़ खाबड़ जो जमीन पर जन्मे मिथक का नाम क्या है? सालिम अली। मिथक क्या होता है बाबू, कोई बताएगा मुझे? मिथक किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। मिथक मतलब होता है झूठ, ठीक है ना। मीथ, मिथ मतलब काल्पनिक, झूठ जो होता है मैंने होता ही नहीं है। तो एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक, यानी जो मीथ है उसको कहा गया, उस नाम है, वही नाम है सालिम अली, उसी को नाम दिया गया है सालिम अली। क्लियर है? तो यहां तक सबको समझ में आया? अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के प्रश्नों को लूं। हमारे पास समय 5 मिनट के लगभग बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ प्रश्न करें। और आपको अगर कोई, अच्छा आस्था कुमारी प्रश्न करना चाहती हैं, आप अनम्यूट हो जाइए और अपना प्रश्न रखिए, बोलिए। आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, जो कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं। सर हाँ नमस्कार। हाँ, बोलिए बोलिए। सर सालिम अली को मिथक क्यों बोला गया है? सालिम अली को मिथक इसलिए कहा गया है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, और साथ ही साथ उनकी सोच भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो जिस तरह की सोच रखते थे ना, वो प्रकृति को ही प्रकृति की नजर से देखना चाहते थे। वो इस समाज में जो एक आदर्श की परिकल्पना करते थे। आज कितने लोग हैं जो ऐसे ऐसी कल्पना करते हैं? आज कितने लोग हैं, आप और हम, मैं खुद को भी कह रहा हूं, क्या हम जानवरों की हत्या नहीं करते? बोलिए, बिल्कुल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज उनकी जो सोच है वो बिल्कुल मिथ हो गई है, झूठ साबित हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर। अब उबड़ खाबड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि सबके एहसास अलग होते हैं, सबके एहसास में उतार चढ़ाव अलग अलग, एक एहसास अलग अलग सोच होती है, ठीक है ना। देखने का नजरिया अलग अलग होता है। इसीलिए सालिम अली को मिथ कहा गया है कि वैसे व्यक्ति का मिलना आज के जमाने में तो मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए, क्लियर है? और कोई प्रश्न करना चाहता है? और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बात कर सकते हैं, बोलिए। तो सब लोग समझ गए हैं?
सब लोग समझ गए हैं ना? अब अगर समझ गए हैं तो कम से कम हाथ ही उठा दीजिए सब लोग, जितने लोग समझ गए हैं। जितने लोग समझ गए हैं हाथ उठा दीजिए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अमन और पल्लवी, क्या आप लोग नहीं समझी? अमन और पल्लवी, अच्छा ठीक, ओके। तो चलिए, शुड वी कंक्लूड? तो हम इसे कंक्लूड कर देते हैं। ओके, कंक्लूड कर देना भाई। आप लोग अब इजाजत दे दीजिए कि हाँ ठीक है सर, समझ गए हैं, अब कंक्लूड करिए। यस और नो? ओके, देखता हूँ। यस सर, यस यस होगा। ओके, तो चलिए मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, फिर अगले दिन हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? ओके, तो चलिए अब हम स्टॉप शेयर करते हैं।